नमस्कार। आज के विमर्श में आज सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में शिविरों का, चिंतन का, प्रशिक्षण का, कुल मिलाकर जो संगठनात्मक गतिविधियां होती हैं उनका दौर चल रहा है। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में अब मंत्रियों की भी एक क्लास लगने वाली है। क्लास मतलब लगने वाली है, समझिएगा कि उनके भी प्रशिक्षण की एक तैयारी है। प्रशिक्षण कहिए, चिंतन शिविर कहिए, हालांकि नाम तो इसे चिंतन शिविर ही दिया गया है। और यह चिंतन शिविर आयोजित होगा भारतीय प्रबंध संस्थान नया रायपुर में, IIM में। और वहाँ जब प्रशिक्षण शिविर होगा, चिंतन शिविर होगा, प्रशिक्षण शिविर, हालांकि नाम इसे चिंतन शिविर ही दिया गया है, तो वहाँ पर देश के जो बेहतरीन, समझिए जो वरिष्ठ प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञता रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर कुछ गुर सिखाएंगे, कुछ बातें बताएंगे। बदलते परिवेश के साथ सरकार की गतिविधि कैसी हो, सरकार के कार्य कैसे हों, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उनका कार्यान्वयन किया जाए, और साथ ही साथ जनता के साथ कनेक्टिविटी कैसी हो, कुल मिलाकर नवाचार की वो सारे गुर सिखाए जाएंगे। क्योंकि जो प्रबंधन संस्थान है वो इसी नाम से जाना जाता है। प्रबंधन की क्षमता विकसित करना, जिसकी आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है, उनकी विशेषज्ञता होती है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। 4 और 5 जुलाई को नवा रायपुर के IIM में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्री परिषद के सभी सदस्य 2 दिनों तक प्रशासन, नेतृत्व, नीति निर्माण और सुशासन से जुड़े विषयों पर मंथन करेंगे। सरकार का दावा है कि बदलते दौर में बेहतर प्रशासन के लिए मंत्रियों का प्रशिक्षण जरूरी है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, विभागों में बेहतर समन्वय बने और जनता तक नतीजे तेजी से पहुंचे। शिविर में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ मंत्रियों को नेतृत्व क्षमता, निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति पर मार्गदर्शन देंगे। जी बिल्कुल, 4 और 5 तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। कांग्रेस इस पूरे आयोजन पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार जब सरकार के कार्यकाल का 2.5 साल बीत चुका है, तब इस तरह के प्रशिक्षण का कोई औचित्य नहीं है। अभी तीसरा साल चल रहा है इस सरकार के मंत्रिमंडल की कार्यकाल का, और इस तीसरे साल में 3 बार इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। उस ट्रेनिंग में इनको भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसी में एक्सपर्ट हो गए हैं इनके मंत्रीगण। और अभी रोज अखबारों में देखने में आता है, मीडिया में देखने में आता है कि अब ये इसमें से आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने वाला है। तो ये विदाई के समय और फिर कैसी ट्रेनिंग। इधर डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी खुद अपने नेताओं को प्रशिक्षण दे रही है, उसे ऐसे आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। निश्चित रूप से पिछले 2 चिंतन शिविर का लाभ हम सबको मिला। नीति निर्धारण करने में, योजना बनाने में, योजना के क्रियान्वयन में, इन सब में हम सबको खूब लाभ हुआ है। इस बार भी चिंतन शिविर का आयोजन 4 और 5 जुलाई को प्रस्तावित है, IIM में फिर से होगा। इससे पहले भी साय सरकार 2 चिंतन शिविर आयोजित कर चुकी है। पहले शिविर में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन पर चर्चा हुई थी, जबकि दूसरे शिविर में सरकार के 1.5 साल के कामकाज की समीक्षा और आगे की रणनीति तय की गई थी। अब तीसरे चिंतन शिविर को लेकर सियासतदानों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट में देखा क्या कहा जा रहा है, सरकार की ओर से क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, विपक्ष धनेन्द्र साहू क्या कह रहे हैं, डिप्टी CM क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें थी। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूँ। सबसे पहले परिचय करवा दूँ अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
संतराम नेताम जी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। संतराम जी स्वागत है आपका। तौकीर रजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तौकीर जी स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो पूरी चर्चा हो रही है, हालांकि धनंजय साहू जो कह रहे थे वो तो राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन फिर भी जब ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो कुल मिलाकर बदलते परिवेश के हिसाब से उसके अनुसार क्या कुछ बदलाव किया जाए, सरकार की कैसी रीति नीति होनी चाहिए, सरकार जब शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ती है तब उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए ताकि जनता को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, और साथ ही साथ वो सारे गुर सीखना जो कि सरकार के लिए आवश्यक हैं। उसके बहुत से आयाम होते हैं, उसकी बहुत सी बारीकियां होती हैं, उसमें बहुत से अवयव होते हैं, प्रसंग होते हैं, संदर्भ होते हैं। तो जब प्रबंधन संस्थान, ऐसा उच्च कोटि का जो प्रबंधन संस्थान होते हैं, जब वो बताते हैं कि इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये सब कुछ कैसे सीखा जाए, तब ये बातें निकल कर आती हैं कि जब सरकार ये सब कुछ सीखने जा रही है, जब इस प्रकार के एक प्रशिक्षण की, एक चिंतन की बात सामने आ रही है, तब ऐसे में ऐसे कौन कौन से विशेष गुर हैं जो सीखे जाएंगे। तौकीर रजा जी, क्या ऐसा विशेष है जो कि लग रहा है इस बार वो कारगर होगा? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है, और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मैंने इस बार कहा, इस बार ऐसा क्या विशेष? हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मैंने ये बताया कि मैं तीसरी बार हम ये देने जा रहा हूँ, और इस बार भी विशेष जो होगा वो यही होगा कि हम नीति निर्धारण जैसे आपने बात की थी वो उस पे हमारा देखिए जो स्वप्न है माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का, उनका स्वप्न था कि आखिरी व्यक्ति तक अंत्योदय भारत की जो बात करते थे उस पे हम ट्रेनिंग देते हैं। अरे साहब, आईपीएस, आईएफएस या आईएएस की भी ट्रेनिंग जो होती है वो कंपलसरी होती है। तो वो किस आपका जो है मिड कैरियर ट्रेनिंग जो देते हैं उसी नाम से देते हैं। हम भी इसी प्रकार से काम करते हैं साहब। एआई इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो आज अगर किसी के पास वो चीज नहीं है तो हम उसकी अगर हम परिकल्पना ही नहीं करें, हम आने वाले भविष्य में क्या तैयारी कर रहे हैं, अगर उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो हम जनता के पास पहुंचेंगे कैसे? जनता हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इंप्लीमेंट, आप कितना अपने योजनाओं का जो है लाभ जो है जनता तक पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात रीति और नीति के साथ साथ संस्कृति की बात करते हैं हम। आपने तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, धनंजय साहू जी वरिष्ठ हैं, उसके बाद ऐसा बयान देते हैं कि भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग आपके समय अभी आपका प्रशिक्षण शिविर अभी समाप्त हुआ है 10 दिन का। आप तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, एक ही व्यक्ति की ट्रेनिंग देते हैं, गांधी परिवार के लिए, गांधी परिवार को, गांधी परिवार के बारे में सिर्फ यही ट्रेनिंग देते हैं। और उसके अलावा भ्रष्टाचार, साहब जो चोर होता है वही दूसरे को चोर समझता है, वही आप भी वही करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अरे साहब, आपने खुद आपकी सरकार में देखा, भूपेश बघेल की सरकार में ऐसा कौन सा कोना था विभाग का या ऐसे योजनाओं का, कौन सा कोना था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आपको शर्म नहीं आती इस प्रकार से बोलते हो? इतने वरिष्ठ हो के आप ऐसी झूठा इल्जाम लगाते हैं। और आपकी सरकार जब आई थी, भूपेश बघेल भी यही इल्जाम लगाते हुए आए थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जो है 2018 तक जो आपने इल्जाम लगाते रहे कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जो है भ्रष्टाचार करी, एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए हमारे। मैंने चुनौती देता रहा, इसी चैनल पे भी दिया, कई चैनलों पे मैंने चुनौती दिया है कि एक आरोप साबित करिए, हमारे एक मंत्री ने भी करा हो, आप अंदर करके दिखाइए। नहीं कर पाए। लेकिन आज इनके क्या स्थिति है? आज इनके मंत्री अंदर थे, अभी जमानत पे बाहर है, इनके नेता अंदर है, इनके अधिकारी अंदर है, तो आप अंदाज लगाइए। उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी अजीब बात, जब कार्रवाई करती है ईडी या सीबीआई या कोई आईबी की एजेंसी काम करती है, कार्रवाई करती है, तो ये उसको बचाने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। बड़ा मतलब शर्मनाक है कि आप भ्रष्टाचारी का साथ देने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं दीवार बनकर। संतराम जी, तो ये तो शोभा नहीं देता। चोरी और सीना चोरी ये नहीं चलना साहब। जनता देखी है और जनता ने इसी कारण से आपको। ठीक है तौकीर जी। संतराम जी, मतलब प्रशिक्षण तो आपका भी हुआ ना 10 दिन का प्रशिक्षण, ये भी ले रहे हैं, चिंतन ये भी कर रहे हैं। समस्या क्या है जो कह रहे हैं धनंजय जी भी और जैसा तौकीर जी कह रहे हैं? जी पाठक जी, उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री का प्रशिक्षण हो गया और चिंतन शिविर हो गया, पर सुधार आया क्या? पूरा प्रदेश में मैं ये कहना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता रजा जी से कि आप बताइए 3 बार प्रशिक्षण के बाद अगर प्रदेश में क्यों अगर सुधार नहीं आ रहा है, कैबिनेट के मंत्रियों का प्रशिक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ रहा है? आप देखेंगे उपाध्याय जी, कहीं भी कोई ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं है,
कोई भी अगर आ रहा हूं कहीं भी किसी भी नगरीय निकाय में कोई काम नहीं है, अगर ये देखिए, ये बता रहा हूं कि महिला बाल विकास मंत्री जब साड़ी बांटी है, आज देख लीजिए उसकी भ्रष्टाचार उसमें प्रदर्शित होता है। आज युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत आज भाजपा के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया। कारण क्यों? कि उन्होंने भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाया कि यहाँ कैबिनेट के मंत्री, यहाँ सरकार जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रहा है। तो यही तो धर्मेंद्र साहू जी ने बात कहा कि ये भ्रष्टाचार प्रशिक्षण देने की बात हो रही है। इसके कहेंगे कि रमन सिंह जी की सरकार थी, रमन सिंह जी सब सरगुजा के जब चिंतन शिविर हुआ था वहां स्पष्ट कहा कि 1 साल आप भ्रष्टाचार करना और पैसा कमाना छोड़ दो, फिर हमारी सरकार बनेगी। तो जब ये सीएम साहब जब ये चिंतन शिविर में कहते हैं कि भ्रष्टाचार आप 1 साल मत करिए, हमारी सरकार आएगी, तो कुल मिला के इन्हीं के रवि भगत जी की बात हम कहें या रमन सिंह जी की अगर हम बात कहें तो इनके सरकार ही कह रहा है। जिस प्रकार से साड़ी में भ्रष्टाचार हुआ, आज वो साड़ी बंद कर दिए, तो ये राजा जी क्या बात करेंगे? तो उनको मैं राजा जी से पूछ लूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करिए। मैं पूछ लूंगा राजा जी से। मैं सुरेश पांडे जी से हालांकि कुछ बात करनी थी, आपके पास आता हूं तोकीर जी। मैं आप इसका जवाब दीजिएगा, वो जो कह रहे हैं बता दीजिएगा। रमेश जी के पास आता हूं। रमेश जी, आप सुन रहे होंगे, दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं मानता हूं कि अब राजनीति अब विशुद्ध रूप से एक प्रबंधन का समझिए कि प्रबंधन का खेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रबंधन का गुर कैसे सीखा जाए, प्रबंधन की क्षमता कैसे विकसित की जाए, इसकी आवश्यकता यहाँ भी ज़बरदस्त महसूस की जा रही है। कुल मिला के एक कॉरपोरेट कल्चर हो गया है, और कॉरपोरेट जो होता है वो प्रबंधन के बिना चल ही नहीं सकता। पूरी जो आप समझिए कि पूरी हायरार्की जो होती है कहीं ना कहीं उसी से रंगी होती है, कसी होती है। जो पूरा पिरामिड होता है ऊपर से नीचे तक, उसके पायदान होते हैं, वो प्रबंधन क्षमता से ही चलते हैं। आज के समय में प्रबंधन पहले भी होता था, लेकिन किसी अलग रूप में होता था। बदलते हुए समय में भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रबंधन की आवश्यकता महसूस कर रही है लगातार। कांग्रेस भी महसूस कर रही है, बल्कि ये दोनों ही पार्टियां उस दिशा में काम कर रही हैं। क्या पाते हैं आप? वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमेशा देखते हैं प्रबंधन की ये कला विकसित करने में, प्रबंधकीय गुर सीखने में आगे कौन निकल गया है? संजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, हमारे दोनों जो वरिष्ठ साथी हैं इनको नमस्कार, और प्रिय दर्शकों को नमस्कार। ये मैं सबसे पहले अपने दोनों पैनलिस्ट साथियों से आग्रह करूंगा कि विषय हमारा चिंतन शिविर का है जी, प्रबंधन का है, आरोप प्रत्यारोप का भी है। उसके लिए तो सारे दिन सारा टाइम मिलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। रमेश जी आप भी जानते हैं ना रमेश जी, कुछ पार्टी लाइन होती है, वो हर डिबेट में बोल के जाना होता है कि आज कुछ भी आपसे पूछा जाए ये 2 लाइन जरूर बोलनी है। सभी पार्टियों की बात है। चिंतन शिविर जी 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 चिंतन शिविर न सरकार की उपलब्धि है और न ही सरकार की विफलता है जी। इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि इस चिंतन शिविर के बाद शासन की कार्यशैली में क्या बदलाव होता है। विषय महत्वपूर्ण यही है कि इस चिंतन के बाद क्या निर्णय की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, विभागों के बीच समन्वय बेहतर हो जाएगा और जनता को समय पर सेवाएं मिलने लगेगी। अगर ऐसा होता है तो ये जो चिंतन शिविर है वो बहुत सार्थक कदम है, सार्थक पहल है। लेकिन यदि अगर यह केवल भाषणों तक सीमित हो जाए, तस्वीरों तक सीमित हो जाए, आरोप प्रत्यारोप लगाने तक सीमित हो जाए, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा। सरकारें समीक्षा बैठकें करती हैं, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। असली प्रश्न यह है कि क्या इन बैठकों से जनता के जीवन में वो सुधार दिखाई देगा। यही इस चिंतन शिविर की मौलिकता होगी। बिल्कुल, इस पर यह 3 बातों पर निर्भर है। 3 बिंदुओं पर मैं दोनों साथियों से कहूंगा जी कि इस चिंतन शिविर के बाद जी फैसले कितनी जल्दी होते हैं जी, योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी होती हैं, अधिकारियों की जवाबदेही कितनी ज्यादा तय होती है। यदि चिंतन शिविर इन 3 क्षेत्रों में सुधार का रोड मैप देता है तो इसकी उपयोगिता बहुत बेहतर होगी और बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। मैं 3 बिंदुओं पर थोड़ा सा और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ रमेश जी। एक बात रह गई थी, तोकीर जी कहना चाह रहे हैं। तोकीर जी आप उस समय, मैं आ रहा हूँ आपके पास रमेश जी, ये आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं आपके पास आता हूँ। अभी
आप कुछ कह रहे थे तौकीर जी, उस समय संत जी जब कह रहे थे आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था, कह लीजिए पहले। देखिए ऐसा है कि इनके ऊपर एक शेर बहुत अच्छा बैठता है, पुराना शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। बोलते हैं ना वाला शेर जो है वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो वो स्थिति आज जो है आपकी बनी हुई है और आप उसी प्रकार से इल्जाम लगाते हैं। अरे ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशिक्षण की वो शैली है, संगठन से लेकर शासन तक प्रशिक्षण देते हैं ताकि आने वाले समय के हिसाब से समयबद्ध काम। शासन की बात करें, हम जो है संगठन के साथ साथ शासन में जब ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हम एक्सपर्टीज जो बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, वो हमको जो ट्रेनिंग देते हैं विषयवार देते हैं, चाहे खेतों से संबंधित विभाग हो, चाहे वो AI से इंटेलिजेंस से संबंधित विभाग हो, उसके अलावा भी जो ट्रेनिंग दी जाती है सभी विषय पे अलग अलग दी जाती है ताकि हम अपडेट रहें। हमारे जो विधायक और हमारे जो मंत्री हैं अपडेट रहे, अगर वो नहीं रहेंगे जनता के बीच में जाएंगे तो वो इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे, उस योजनाओं का क्रियान्वयन होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात विभाग का समन्वय के साथ साथ हम जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि भाई समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से समय पे काम हो प्लस गुणवत्तापूर्ण काम हो। ये विष्णु का सुशासन की पहल है। और सबसे बड़ी बात विष्णु का सुशासन है भाई साहब, ये बघेल का शासन नहीं है जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का दलदल बना बैठा आपने, हमने वो काम नहीं करा। और मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि धनेश साहू जैसे व्यक्ति एक जो है इस प्रकार से ट्रेनिंग की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, हमने कभी ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया नहीं भ्रष्टाचार को। और अगर कोई हुआ हम खुद उसको दूध में गिरी मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया, धोखे से कोई हुआ भी हो। और रही बात अभी संतराम जी बता रहे थे कि जो है साड़ी पे घोटाला, साड़ी पे अधिकारियों ने घोटाला हुआ, उस पर कार्रवाई भी हो और उसको जो है हमने ठूस भी दिया, किसी को बचाया नहीं है। और उसी कारण से हम सीधा उनके अकाउंट में खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं। तो आप किस प्रकार से बात करते हैं? हम तो जितना जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तक, चाहे केंद्र से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर जिले तक और ब्लॉक स्तर तक हम यही काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, ना, क्योंकि अधिकारियों की आदत बनी बैठी है। और ये किसके शासन से होता रहा? आपके शासन से, आपके शुरुआत में सरकारें नहीं, आपने जो बोया बीज बबूल का और आम कहां से वाली स्थिति है, तो भाई आपने बोया था, हमने उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो काटे बोए भाई साहब, हम उसे बिल्कुल निपटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है राष्ट्र निर्माण की ओर विधिवत तरीके से कार्य करते हुए आगे बढ़े। हम किसी प्रकार से कोई भी कोताही नहीं बख्शते, चाहे वो संगठन हो चाहे शासन हो, हम ट्रेनिंग देते हुए आगे बढ़ते। ये हमारी संस्कृति और रीति नीति है। संतराम जी जी, संतराम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, देखिए मेरा ये कहना है, मैं ये कह रहा था कि माननीय हमारे रजा साहब ने अधिकारियों पर टिप्पणी किया। अरे भैया 2004 से लेकर 18 तक तो आपकी सरकार थी, उस समय 15 साल आपकी सरकार रही, तो अधिकारियों को आपने टाइट क्यों नहीं किया? और हमने तो मात्र 5 साल हमारी सरकार रही, भूपेश बघेल की 5 साल सरकार रही, पर भी ये देखिए ये कह रहा हूं कि अधिकारी आपके थे और आज 5 साल में हमारे थोप रहे हैं। एक भ्रष्टाचार साबित कर पाएगा भूपेश बघेल ने? नहीं, भूपेश बघेल ने एक भ्रष्टाचार साबित कर पाएगा आपके 5 साल में? जो आरोप लगाए थे कि भूपेश बघेल ने कि रमन सिंह की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, तो आपके भूपेश बघेल ने एक आरोप साबित करा, एक नेता करके दिखाया क्या, या हमारे मंत्री को दिखाया क्या? और रही बात अधिकारी बंदर करके दिखाया क्या? हमने करके दिखाया, हमने करके दिखाया, आपके साबित हुआ, कोला घोटाला साबित हुआ, शराब घोटाला साबित हुआ, गोबर घोटाला साबित हुआ, रेत घोटाला साबित हुआ, कितने घोटाले बताए आपको? पूरा यहाँ से लेकर जो अंबार लगा पड़ा है, आज भी नहीं कर रहा, आपकी सरकार पूरा फैला है। राजा साहब ऐसे लोग हैं ये बताइए, एक भी योजना बता दीजिए छत्तीसगढ़ में 5 साल खा गए थे, गरीबों का अन्न खा गए थे। आप किस मुंह से बात करते हैं? आपने तो भ्रष्टाचार कर दिया, जो प्रधानमंत्री आवास है उसका पैसा खा गए थे और उसकी वजह से टीएस बाबू को बदलना पड़ा था। पहले संतराम जी को सुनाते हैं। शर्म आना चाहिए इस बात को बात करने के। भ्रष्टाचारी होने के बाद, आपकी सरकार भ्रष्ट सरकार होने के बाद, संतराम जी, ये पूरी दुनिया जानती है। आपने छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा नीचे स्तर पर पहुंचा दिया था, आज हम उसको गड्ढे भर रहे हैं। तौकीर जी भाई साहब, पहले ना साहब ले लिए संत नहीं संतराम जी को पहले बोलने दीजिए। ना संतराम जी को पहले बोलने देखिए, नहीं आपको समय दूंगा, मैं आपको समय दूंगा। आप कहिए संतराम जी, तौकीर जी उसके बाद में आपको समय दूंगा। नहीं, मेरा ये कहना है, उसके बाद आप कहिएगा, उसके बाद आप कहिएगा। हाँ संतराम जी बोलिए, आपको मैं समझ दूंगा। तौकीर जी आप कहिएगा है, और वास्तव में ट्रेनिंग की जरूरत है इनको, क्योंकि इनकी सरकार सही नहीं चल रहा है। मैं तो रजा साहब को पूछता हूं कि एक ऐसे योजना बता दीजिए 2.5 साल में कि आपने
जनता में धरातल में आपने उतारा है। एक योजना बता दीजिए, केवल मंत्री में कोई तालमेल नहीं है, कैबिनेट का कोई धरातल में जवाब नहीं है। किसने दिया? कोई सरकार मानते हो कि नहीं मानते हो? शिकायत है उनको समय नहीं मिल पा रहा है। मानते कि नहीं मानते? क्या बताओ। अरे साहब, भ्रष्टाचार कोयले में तो नहीं चला गया? काटने में लगे हैं कोयले में गया क्या? देने के लिए किसी गरीब का पैसा खाया? केवल बताइए, आपने किसी का मकान खा लिया या किसी को प्रधानमंत्री आवास का जो हमारे को पैसा देना था हमने नहीं दिया? अरे भाई साहब, आपने तो 1 लाख तक मकान नहीं बना पाए। हमने 18 लाख मकान तैयार करके छोड़ दिए। मुझसे बात करते हैं। सरकार बेशर्मी की हद है यार। जनता देख रही है, जनता ने आपके बहुमत को और चिंतन की जरूरत है, क्योंकि आपके सरकार, आपके मंत्री, आपके पूरे कैबिनेट भ्रष्टाचार में लिप्त है। नरेंद्र साहू जी ने स्पष्ट कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार के लिए सिखाया जा रहा है। कुल मिला के मेरा कहना है कि ये सरकार जो है पूर्णतः फैल है, कैबिनेट में कोई अनुशासन नहीं है, न कैबिनेट की सरकार जो कैबिनेट चल रहा है उसमें कोई अनुशासन नहीं है। एक मिनट, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। रमेश पांडे जी, खा गए पैसा। रमेश पांडे जी, पैसा किसने खाया? रमेश पांडे जी, वो 3 बातें और बता दीजिए सर, क्योंकि क्योंकि ये डिबेट जो है साथियों से कहूं, कोरस में था। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोरस में था तो रमेश जी, कोरस था ये। जी जी, मैं 2-3 बिंदु बताना चाहूंगा जिससे हमारे दोनों साथी समझ जाएंगे जी। ये चिंतन शिविर का 3रा साल है जी। 2 चिंतन शिविर इसके पहले हो चुके हैं जी। ओपी चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल में रजिस्ट्री विभाग में 10 क्रांतियां ले आई। जब इसका वो शुभारंभ कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया था, खुले मन से कहा था कि ये जो रिफॉर्म वो लाए हैं वो उसी प्रशिक्षण और चिंतन शिविर का परिणाम है। वहां से सीख करके ही उन्होंने ये क्रांतियां लागू की। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा मॉडल है। जो लोग इसके लाभार्थी हैं वो उसको समझ रहे हैं, वो कि नामांतरण प्रक्रिया में कितना लोग परेशान होते थे, आज 1 मिनट में रजिस्ट्री कराते ही नामांतरण प्रक्रिया पूरी हो रही है। तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए हैं। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि चिंतन शिविर में इस बात पर भी चर्चा होती है कि अफसरों पर सरकार का प्रभाव कितना पड़ता है। 3 बिंदु बताऊंगा, 3 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण, छत्तीसगढ़ में हाल ही में अफीम की खेती पकड़ी जाने लगी। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के और सोशल एक्टिविटी से जुड़े लोग शामिल होते थे, शामिल पाए गए। उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया और कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया कि अगर जिस जिले में अफीम की खेती पाई गई वहां का कलेक्टर जिम्मेदार होगा, कार्रवाई होगी। मामला तुरंत रुक गया। 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में रिव्यू हो गया, जहां भी इस तरह की खेती होती थी वो पकड़े गए, जो भी कार्रवाई हुई। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने ही एक बात गायों पर कही थी कि जो गायों की दुर्घटनाएं हो रही उसके लिए भी उन्होंने कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन वो समस्या आज बदस्तूर जारी है। अफसरों ने मुख्यमंत्री की उस बात को हवा में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया। तीसरा, अभी कोरिया की घटना हुई जिसमें आपने देखा होगा कि रेत खनन के विवाद को लेकर के 3 मर्डर एक साथ हो गए, एक ही परिवार के। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता की भी मौत हुई, एक शिक्षक की मौत हुई। आप देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि वहां के टीआई के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। खनन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने की तो बात जाने दीजिए, कार्रवाई तो वहां के एसपी और कलेक्टर के खिलाफ होनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि चिंतन शिविर में कैसी बातें होंगी। क्या इसके लिए पैमाना निर्धारित होगा, कहां कार्रवाई होगी, कहां नहीं कार्रवाई होगी? तो मैं ये चाहूंगा, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता गण हैं, इस विषय पर सोचें कि हम छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है पक्ष में भी रह करके, विपक्ष में भी रह करके जनता के लिए एक अच्छी सरकार दे, एक मानक तय करे, एक उपलब्धि तय करे, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो याद करेंगे कि फला व्यक्ति की सरकार थी तो ऐसे फैसले लिए जाते। बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि सरकार की तो जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है, ये दायित्व दिया है, उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है। ये एक बड़ा संगठित
प्रतिबद्ध दबाव समूह होना चाहिए, जो कि संगठित तो होता ही है और प्रतिबद्ध से होना चाहिए, क्योंकि ये समझिए कि सबसे बड़ा दबाव समूह होता है जो कि सरकार को जन कल्याण की योजनाओं के लिए, जन कार्यों के लिए कहीं ना कहीं उन्हें मार्गदर्शित भी करता है। स्थायी जो आप समझिएगा विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष में जो भी रहे, तो कुल मिलाकर जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं, कुल मिलाकर प्रशिक्षण को लेकर ही है। संतराम जी जो कह रहे हैं कि प्रशिक्षण सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस ने भी वो प्रशिक्षण का आयोजन किया, 10 दिन का प्रशिक्षण चला। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रही है। लास्ट कमेंट लूँगा, 10 सेकेंड संतराम जी, 10 सेकेंड तौकीर जी, संतराम जी, और आग्रह है कोई किसी को टोकेगा नहीं। संतराम जी अंतिम 10 सेकेंड कंक्लूड कीजिए। निश्चित तौर पे उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार पूर्णतः छत्तीसगढ़ में फैल है। कहीं किसी भी का पंचायत में कोई काम हो रहा है, ना ही किसी प्रकार से नगरीय निकाय में काम हो रहा है। केवल और केवल कानून व्यवस्था इतना लाइन, मैं ये कह रहा हूँ प्रशिक्षण से आपने कुछ प्रशिक्षण से आपका जो प्रशिक्षण हुआ उससे कुछ निकला है क्या? आपका जो प्रशिक्षण हुआ है 10 दिनों का? देखिए, हमारा प्रशिक्षण जिलाध्यक्षों का था और हमारा प्रशिक्षण जो संगठन का प्रशिक्षण वो केवल पहली बार नहीं हो रहा है, पूरे देश में चलता है। नहीं, इस बार कुछ निकला क्या? संगठन को किस दिशा में चलता है वो हमारा व्यक्तिगत, तो हमारा पार्टी का कार्यक्रम था, प्रशिक्षण था, जिसमें बताया गया था कि हर सरकार के, हर जो छत्तीसगढ़ के जो भ्रष्टाचार की सरकार को कैसे हम राय और किसान के साथ जो खाद, बीज, संकर, बिजली का इसकी लड़ाई हम कैसे करें और जनता को इसको कैसे हम लाभ मिले, ये प्रशिक्षण था, ना कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। यही फर्क है कांग्रेस की रीति और नीति में। कांग्रेस की जो नीति है वो सभी वही बता रहे हैं कि ये पार्टी की जो ट्रेनिंग देते किस प्रकार है। साहब, हम संगठन की ट्रेनिंग अगर देते संगठन में, तो हम प्रशासन में भी ट्रेनिंग देते हुए चल रही है। हमारी रीति नीति मैंने पहले बताया, और उसका मतलब यही परिणाम हमको बिल्कुल जो है बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड वाला मामला रहता है। बिल्कुल परिणाम हमको बिल्कुल सही चाहिए, उसके साथ साथ क्वालिटी जो है वो हमको सही चाहिए, समय पे चाहिए, टाइम जो कार्यक्रम होना जो है वो भी सही चाहिए। उसके अलावा जो मैंने बताया कि हमने इसका सीखा है, इसका नतीजा है कि आप बताइए कि आपने तो हमको पूरा जो है जीरो बैलेंस पे छोड़ दिया था जब दिया था भूपेश बघेल की सरकार गई थी, और कर्जों को भी डुबा के छोड़ा था। हमने तो कर्जा भी चुकाना शुरू किया, और रोड आपको पता होगा कि भूपेश बघेल की सब सरकार जब जा रही थी तो उसके पहले ही से लोगों ने रोड तक के पर बोलते हैं ना कि फंड्स नहीं था, बताते हैं कि ठेकेदार काम नहीं ले रहे थे, ना रोड बनाने के लिए ना बिल्डिंग बनाने की, फंड नहीं था, कहां जा रहा था। हमारे आज स्थिति है कि हमारे पास फंड भी है और हम बाकायदा रोड भी बना रहे हैं। 18 लाख तो मकान ही बना दिए प्रधानमंत्री आवास, और कई हजार किलोमीटर की हम सड़कें बना दिए, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज उस जनता समझ रही है कि हम किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। उसका मतलब यही कि हमको साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ हम समय जनता की मांग के अनुरूप हम उसकी मांग के पर पूरा खरा उतरे, जो हमने वादे किया उसको पूरा करें, वो हम करते हुए आगे बढ़े और नई नई योजनाओं को भी क्रियान्वयन करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका नतीजा यह है कि जनता ने हमको ट्रिपल इंजन की सरकार बना के यहां तक पहुंचाया है, और हम आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन छत्तीसगढ़ हमारा 47 माननीय विष्णुदेव जी का स्वप्न है उसे पूरा करेंगे, और राष्ट्र प्रथम की ओर जो बोलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। तौकीर रजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, संतराम नेताम जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हो रही थी प्रशिक्षण की। निश्चित रूप से पार्टियों में समय समय पर प्रशिक्षण होता है, लेकिन जो प्रशिक्षण होता है उसका अर्थ तब निकलता है, या फिर समझिए कि उसका सार तब निकलता है, या फिर समझिए कि उसका महत्व तब आंका जाना चाहिए जब ये देखा जाए कि वो जो चिंतन होता है, वो जो मंथन होता है, तो उससे कैसा नवनीत निकलता है। नवनीत आप समझ रहे होंगे, जब मथा जाता है, जो लैनो निकलता है, जो नवनीत निकलता है, वो उसका सार होता है। तो यही देखना होगा कि ये जो पार्टियां मंथन कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, उससे क्या कुछ निकल कर आता है सामने। निश्चित रूप से जो निकल कर आएगा वह दिखाई भी देगा आने वाले दिनों में। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। आज का विमर्श इसी मुद्दे पर ही था, किसी अन्य मुद्दे पर फिर बैठेंगे, फिर करेंगे विमर्श। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।